हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। और देखिए अगला वीडियो हम लोग फिर अभी पढ़ने जा रहे हैं। जो अब हम लोग अगला वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए क्या है कि संस्कृति के बारे में रहेगा और शिक्षा संबंधी अधिकार रहेगा। यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है उसके बारे में। तो यह जो रहेगा वह 2 आर्टिकल में है, यानी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। देखिए किसी भी देश का संस्कृति बहुत ज़रूरी है। अगर बिना संस्कृति का कोई देश है तो ये हो ही नहीं सकता। उसका अपना एक संस्कृति बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी क्या अधिकार होता है इसके बारे में हम संविधान में देखेंगे, ठीक। संस्कृति बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर भारत की ये जो संस्कृति है वो क्या होता है। तो संस्कृति का अगर डिफिनेशन हम समझना चाहें तो आप किस तरीक़े से समझेंगे। वो देखिए कहता है कि संस्कृति किसी भी एक सभ्यता का मूल तत्व होता है। कोई भी चाहे सभ्यता हो, या वो देश हो, अपने देश को एक सभ्यता ही कह सकते हैं। वहाँ तो कुछ लोग ही रहते हैं तो उनका कुछ अपना कल्चर होगा। अब उनका कुछ विशेष एक समूह होगा, तो उन समूह का जो सामूहिक व्यवहार होता है, उसका ज्ञान होता है, उसका भाषा होता है, उसका धर्म होता है, उसका भोजन होता है, सामाजिक उसका कुछ आदत होता है, संगीत होता है, कुछ उसका कला होता है, रीति रिवाज, परंपरा, ये सभी अगर टोटल मिला दिया जाए तो वो कहलाता है क्या, तो संस्कृति कहलाता है। तो संस्कृति इन चीज़ों को मिल करके बनाया जाता है। जो आप देखते हैं वहाँ के अलग तरीका का भोजन होता है, वहाँ के अलग अलग तरीका के लोग रहते हैं, अलग तरीका से डांस करते हैं, हर जगह पे चेंज हो जाता है। तो इन सबों को अगर मिला दिया जाए तो इसको कहा जाता है संस्कृति, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो संस्कृति कहते हैं। अब देखिए संस्कृति तो इन चीज़ों की है। अब मान जाइए कि सभी जगह की संस्कृतियाँ हैं, तो संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है, और वह क्या होती है, तो वह होती है शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा इन्हीं जो संस्कृति होता है ना, इसको सीखने के लिए और सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। सीखने, सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, शिक्षा। अच्छा, किसको बढ़ाने के लिए, तो वो ज़रूरी होता है संस्कृति को। यानी कि संस्कृति किसी के पास में है, अगर किसी देश में कोई संस्कृति है और अगर वहाँ शिक्षा नहीं है तो वह संस्कृति कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पढ़े लिखे अगर लोग नहीं रहेंगे तो वह पता कैसे चल पाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अगर पढ़ेंगे तो उसकी संस्कृतियों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। कुछ लोग वहाँ पे शिक्षित थे, कुछ थोड़े मोड़े वैसे ज्ञानी थे जिन्होंने कुछ बनाई, जो कलाकृतियाँ बनाई, और उन्होंने उसको रखा आगे संजो कर, क्योंकि उनको पता था कि शायद पीढ़ियाँ आगे आएगी। तो उन चीज़ों को हमने खुदाई किया, हमने देखा कि उनकी एक संस्कृति थी। तो यही होता है संस्कृति और शिक्षा। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में आखिर इसका क्या प्रावधान है। तो संविधान में प्रावधान जो देखेंगे वह सबसे पहला इसमें आर्टिकल होगा आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक आप समझ रहे होंगे कि वैसा जैसे संख्या, जैसे जो कम जिनका जनसंख्या उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। भारत में देखिए 6 प्रकार जो अल्पसंख्यक हैं वो है, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए। ये सभी जो धर्म है वो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है। हम इनको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अच्छा, हितों का उनका संरक्षण कैसे होगा उसके बारे में अगर जाने तो कहता है, देखिए भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी अनुभाग को, जिसको हम लोग सेक्शन कहते हैं, अपनी विशेष बोली, भाषा या लिपि उसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा। संस्कृति समझ के, कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र में है और उसका जनसंख्या कम है तो उसका अपना भाषा, अपना लिपि, अपना संस्कृति, उसको संरक्षित रखने का अधिकार होगा, ठीक है। यह अधिकार देता है कौन सा, तो यह देता है 29वां आर्टिकल, यानी 29 अनुच्छेद जो है, 29वां जो अनुच्छेद है वह देता है कि वह अपना हितों का संरक्षण कर सकेगा इन्हीं चीज़ों को। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं इन्हीं सभी चीज़ों को, उनका भाषा, उनका लिपि, उनके संरक्षित रखने के लिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि एक विशेष समूह के अधिकारों का रक्षा करता है। यानी कि अगर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की अगर बात किया जाए तो एक विशेष हित समूह का रक्षा करता है। दूसरा कहता है कि राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंत, जाति या भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मान जाइए कि हम हिंदू हैं और हमको अगर मुस्लिम धर्म में जाना है तो यह कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। राज्य द्वारा कोई संस्था पोषित किया जाता है, या मान जाइए कि कोई संस्था है जो उर्दू पढ़ाती है और हम अगर हिंदू हैं, मेरा शौक़ है कि हम जाकर उर्दू पढ़ें, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। इस आधार पर नहीं रोक सकता कि हम हिंदू हैं, या इस आधार पर नहीं रोक सकता कि हम हिंदू मूल वंश से आते हैं या कोई जाति से आते हैं।
कोई जाति के आधार पर नहीं रोक सकता। या मान जाइए कि हम हिंदू ही हैं, ठीक है, और हमको कोई संस्था है उसमें प्रवेश लेना है, तो हमको इन आधारों पर नहीं रोक सकता है, ठीक है, कि तुम ऊंची जाति हो या नीची जाति हो। इस तरीक़ा से नहीं वंचित किया जा सकता है। अगर करता है तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होता है। और ज़रूरी नहीं कि अल्पसंख्यक कोई जो संविधान में वर्णित जो समुदाय है वही हो, अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। भारत में जैसे बहुसंख्यक में हिंदू कहा जाता है, तो जरूर नहीं कि हिंदू हर जगह पे बहुसंख्यक हो। कहीं किसी राज्य में उनका, किसी प्रांत में उनका जनसंख्या कम है तो वहाँ पे वो अल्पसंख्यक है। तो कहता है कि इसका मतलब यह है कि व्यवस्था व्यक्तिगत सम्मान और समानता की रक्षा करती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी संबंधित समुदाय से क्यों ना हो। हम ये अभी आपसे हमने कहा कि वह चाहे किसी भी समुदाय से हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह बहुसंख्यक ही हो। अब जैसे पूरे देश में देखा जाए तो हिंदू बहुसंख्यक है, सनातन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन किसी न किसी राज्य में तो उनकी जनसंख्या कम होगी, तो उसका वहाँ पे रक्षा किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 के तहत। उसके बाद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की अगर बात करें तो देखिए इसमें डायरेक्ट कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। जैसे आपने पिछले भी वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जो अधिकार था उसमें देखिए किसी भी धर्म को लेकर के, किसी भी धार्मिक संस्था को लेकर के कोई भी स्थापना कर सकता था। तो ये जो मान सकता था, उसको प्रचार प्रसार कर सकता था, उसका स्थापना कर सकता था, ये सभी हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो उसी को लेकर के अगर देखें तो इसमें कहता है शिक्षा संस्थान का अगर कोई प्रशासन है तो उसको कर सकता है अल्पसंख्यक वाला। जैसे अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा संस्कृति को जीवित रखे, तो उसके लिए कोई भी शिक्षा संस्थान होना चाहिए ना, तो उसके लिए वो स्थापना कर सकता है। ठीक है दोस्त, और वो खुद ही प्रशासन कर सकता है। ठीक, तो अब अगर इसको बारे में देखें कि आगे भारत सरकार इसको क्या कदम लेती है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है, वो शिक्षा संस्थान अगर स्थापना करे, हो सकता है कि वहाँ पे कोई गलत काम करे शिक्षा संस्थान के नाम पर, तो इस पर भारत सरकार क्या एक्शन लेगी उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से शिक्षा संबंधी स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। उनका जो रुचि करता है, ठीक है, उसको ले करके वो स्थापना कर सकते हैं और उसका खुद ही वो प्रशासन कर सकते हैं। यह कहता है आर्टिकल 30। ठीक है, अब आर्टिकल 30 में आगे क्या कहता है, आगे देखिए आर्टिकल 30 में कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में। जैसे मान जाइए कि अगर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग है या बहुसंख्यक वर्ग है, तो वह कभी यह हिचकिचा करके नहीं कह सकता है। जैसे हो सकता है कि हमने जो मुस्लिम धर्म का कोई शिक्षा संस्थान है तो उसमें बहुत सा पैसा दे दिया, कोई हिंदू धर्म का शिक्षा संस्थान है तो उसमें बहुत कम दिया, या इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया, उसमें बहुत कम दे दिया, ऐसा वह व्यवस्था नहीं कर सकता है। ठीक है, सबको वह बराबर लेकर के चल सकता है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को समान मानता है। इसीलिए अपने संविधान में इसने धर्मनिरपेक्ष ना होकर के पंथ निरपेक्ष इसने अपनाया है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष ये तो है कि किसी धर्म को भी ऊंचा नीचा या नहीं मानता है, पंथ निरपेक्ष मानता है, सभी धर्मों को एक समान मानता है। आगे अगर इसमें हम लोग देखें तो आगे देखिए 3 तरह के शिक्षण संस्थान होता है अल्पसंख्यक के लिए। एक ऐसा अल्पसंख्यक जो सरकार से मान्यता प्राप्त करता है, यानी सरकार से लेता है। एक ऐसा जो सरकार से सहायता, जो संस्थान क्या है, राज्य से तो मान्यता प्राप्त है ना, राज्य सरकार के अंडर में है, लेकिन उसको राज्य सरकार आर्थिक सहायता नहीं देता है, उसको लोग चंदा करके इकट्ठा करके काम करता है, तो इस टाइप का हो सकता है। या ऐसे संस्थान जो राज्य से ना तो आर्थिक सहायता लेता है और ना ही उसको मान्यता मिला हुआ, यह 3 तरह के संस्थान है। तो यह तीनों तरह के संस्थान तभी होगा जब, देखिए इसमें कहता है कि जो शिक्षण संस्थान जो है आर्थिक सहायता या फिर मान्यता लेती हो या फिर दोनों लेता है, उनमें शिक्षण कार्य और तमाम तरह के जो काम होगा वह राज्य के अनुसार होगा। मान जाइए जो देखिए आपने जो देखा ऊपर वाले जो 2 हैं वो, या हम ये कह सकते हैं कि यानी सीधे कहें तो पहले 2 शिक्षण कार्य जो ऊपर वाला 2 है वो तीसरे प्रकार के संस्थान या प्रशासनिक कार्यों का संचालन स्वयं कर सकता है, पर बिना उल्लंघन करते हुए। जैसे बिना उल्लंघन के मतलब किसका, कानून का बिना उल्लंघन करते हुए, जो कानून है उसके अंदर में रह करके ही काम करे तो उसको ये सभी मिल सकते हैं। यह आर्टिकल 30 तक के था। अब आर्टिकल 30 के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल में अब क्या आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब जो आएगा अगला वह सब क्या आएगा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आएगा। ठीक है, अब जो आएगा वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार आएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 31-32 से स्टार्ट होगा। तो अब उसमें देखेंगे कि हम लोग क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्यों आखिर इसको आत्मा कहा गया है संविधान का, किस तरीका से हम लोग
न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं हमारा मूल अधिकार अगर उल्लंघन होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने फैमिली वालों के साथ में शेयर करें और ज़रूर दिखाएं, क्योंकि संविधान बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना दोस्तों। आज संविधान लोग जानना नहीं चाहता है, ठीक है, और यही कारण है कि लोग वकील को जा करके पैर पकड़ लेता है। कुछ भी हो वकील को पैर पकड़ता है। आप अपना अधिकार खुद जानिए, आपका यह अधिकार है, ठीक है। तो अधिकार आप कहीं से भी समझिए, संविधान को पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।